नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किया था इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में, और अभी फ़िलहाल मेरा टॉपिक वही रहेगा जब तक ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एक तरह से हम समाप्त ना कर दें, बढ़िया से पढ़ ना लें, बढ़िया से उसके बारे में जान ना लें, तब तक कुछ वीडियोज़ इसी पे आते रहेंगे। तो आप इसे हमारा प्रयास ये होगा कि आप बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझें। ये काफ़ी एक जटिल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि आप एक बार पढ़े और माइंड में सेव हो गया। बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ ये चीज़ें हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अच्छा सा यानी शब्द वाइज शब्द उसका जो है विश्लेषण करके आपको चीज़ों को एकदम आपके माइंड में घुसाने का प्रयास करेंगे। बस डिपेंड ये करता है कि आप सीखने के लिए कितना उत्तेजित हैं, कितना तीव्रता है आपके अंदर, कितना इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में जानें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करने का प्रयास भी कर रहे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग पिछले वीडियो में बात जैसे किए थे इस टॉपिक के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में आपको याद होगा कि पर्यावरण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक जगत है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब प्राकृतिक जगत की बात करें तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अब उसमें जैसे जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब का जो समूह है ना, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं, है कि नहीं। अब आपको देखिए, जब आगे हम अगला टॉपिक जब पारिस्थितिक तंत्र शुरू करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो हम चीज़ों को एकदम क्लियर कर देंगे। सब पर्यावरण के बारे में आप जाने कि जो है जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के समूह को हम पर्यावरण कहते हैं, है कि नहीं। अब जो है ये जो पर्यावरण के जो घटक हो गए, यानी कि जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे सब जो भी हैं, और एक घटक जो है आपस में अंतरक्रिया करके, है ना, अंतरक्रिया करते हैं। और ये अंतरक्रिया का मतलब क्या होता है ये भी हम बताएंगे। और ये अंतरक्रिया जो है जिस तंत्र में संचालित होता है उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये चीज़ें और भी बेहतर तरीके से आपको हम माइंड में मैप से क्लियर कर देंगे, फिगर से क्लियर कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, बस आप ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। तो हम आगे बात करते हैं आज पर्यावरण का जो अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है, माने किस किस हम मंडल में बात करें, कहाँ कहाँ पर्यावरण का प्रभाव होता है एक तरह से, तो उसके बारे में हालांकि एक चीज़ें आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी जान लें, है ना। तो जैसे पर्यावरण का अध्ययन विषय क्षेत्र वायुमंडल हो गया। इसके अंतर्गत से पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वहाँ भी वायुमंडल में भी जो है पर्यावरण का प्रभाव होता है। यहाँ भी हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण के बारे में। उसी प्रकार से जलमंडल है, जो जलीय संसाधन है, समुद्र हो गए, नदी हो गए, तो ये सब यहाँ भी जो है पर्यावरण का प्रभाव पाया जाता है ना। जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है पर्यावरण का एक पार्ट है, अध्ययन क्षेत्र ये भी है, जलमंडल भी। उसी प्रकार से स्थल मंडल है ना। स्थल मंडल कहने का मतलब है कि पृथ्वी के 80 से 90 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, है ना। तो ये भी जो है पर्यावरण का पार्ट है। अब ये तीनों जो है वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल अगर जिस स्थान पे मिलते हैं, है कि नहीं, उसी को हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल में होता क्या है कि जीवित प्राणियों के जो है ना समूह के आपसी अंतर संबंध एवं उसके पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे देखिए जो जैव मंडल है ना, यानी कहने कि यहाँ पे जो विविधता पाई जाएगी, यानी कि जहाँ पे जल मंडल का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव और स्थल मंडल का प्रभाव, तीनों का प्रभाव जिस क्षेत्र पे पाया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जैव विविधता ज़्यादा पाया जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहने का उद्देश्य क्षेत्र को हम अगर स्पेशलाइज रूप में देखें तो इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैव मंडल में तरह तरह के जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो उस तंत्र में, है ना, जो जीव जंतु हैं वो आपस में अंतरक्रिया करते हैं, और अंतरक्रिया कर करके एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये चीज़ें भी आप समझिए। तो ये चीज़ें जो है आपको उम्मीद करते हैं कि चीज़ आप समझ गए होंगे सब। अब आगे हम बात करते हैं जैसे पारिस्थितिकी क्या है, भी हम कल बता चुके थे, कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी के बारे में क्या बताए थे कि ये जो है अध्ययन क्षेत्र, यानी कहने का मतलब है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है
जीवों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों की अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी अंतरक्रिया का मतलब आपको ये सिंपल ये समझिए कि अगर कोई हिरन जो है, अंतरक्रिया का मतलब ये समझिए कि अगर कोई हिरन जो है अगर वो घास खा रहा है तो इसका मतलब अंतरक्रिया हो रहा है वहाँ पे, है कि नहीं। कोई मान लिया जाए कि सांप जो है मेढक को खा गया तो भी एक अंतरक्रिया है, पारिस्थितिक तंत्र का एक अंतरक्रिया है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में इसी कारण जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है। जैसे हम लोग का भोजन जो है फल सब्जी ये सब चीज़ें हैं, रोटी चावल वगैरह, तो ये भी हम एक तरह से अंतरक्रिया ही कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर हम वो करना बंद कर देंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी का अगर हम अर्थ समझें तो ये दो वर्ड से बना है, एक ओइकोस, एक लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है घर या निवास, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी किसी भी हम कह सकते हैं जीव या उसके आवास का अंदर का अध्ययन करें, यानी कि उसके आवास के बारे में हम अध्ययन करें, है कि नहीं। जीव तथा जीवों से संबंधित आवास का अगर हम अध्ययन करें तो उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। जैसे मान लीजिए कोई जैव मंडल है, जैव मंडल का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने का जो स्टडी ऑफ कह सकते हैं हम, पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन करेंगे तो उसी को हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी। अब आगे इस चीज़ का समझिए कि इसका पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था कौन किया था, तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है ये, है ना। पारिस्थितिकी शब्द का सब प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो है अर्नेस्ट हैकल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज से, जो ये तो जो आज हमारी बातें हुई ये सब कल हम एक तरह से इस पर डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज का जो टॉपिक शुरू होगा वो है पारिस्थितिक तंत्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ये लंबा चलेगा, है कि नहीं। इसके क्योंकि जब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप बढ़िया से समझ लीजिएगा तो एक तरह से समझिए कि आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का आधा पार्ट समझ लिए, और उसका एक पार्ट है फिर जैव विविधता। यानी कि ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं इस टॉपिक के कि जो आपको एक समझ क्रिएट कर देगा, आपके अंदर एक जो है इसके प्रति एक पावर ला देगा। आपको लगने लगेगा कि हम भी एक इकोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, ऐसा आपके अंदर एक फीलिंग हो जाएगा अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो। और चीज़ों के प्रति थोड़ा सा अनुशासित तरीके से एक अपना व्यवहार कीजिएगा, पेड़ पौधों के प्रति, जल के प्रति, है कि नहीं, कि हम ज़्यादा जल जो है बर्बाद ना करें। अब स्नान कर रहे हैं, नहाना स्नान करना चाहिए, मान लीजिए कि हमको 20 लीटर पानी से स्नान कर लेना चाहिए, अब जो है वहाँ पे आप 100 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप इन सब चीज़ों के गंभीरता को समझिएगा तो आपके अंदर ये अनुशासन आ जाएगा कि हम कम से कम पानी बर्बाद करें, हम कम से कम पॉल्यूशन को फैलाएं, और ऐसे चीज़ों का यूज हम कम से कम करें, जैसे प्लास्टिक वगैरह का, कि जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हो, है ना। हम कचरा जहाँ तहाँ नहीं फेंकें। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर एक गंभीरता आ जाता है जब चीज़ों को आप जानते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होता है। खैर वो अलग मुद्दा है ना। हम तो करेंगे वही जो मेरा मन करेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझिए है क्या है। तो जीव मंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट परिभाषा है ये, जो है हम ये कहें कि जीव मंडल के सभी संघटकों, अब जीव मंडल के संघटक की बात करें हम, तो संघटक जैसे हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आ जाना चाहिए, इसमें आपको आ जाना चाहिए भूमि, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जीवमंडल के संघटक हैं। और ये समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं किस, है ना, तो उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, ये स्थल मंडल जल मंडल के बारे में अभी बताया। अब यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र को जो है, इसे ये मान लीजिए जैव मंडल का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रिया जो है काफ़ी बेहतर तरीके से होगी, है कि नहीं। यानी यहाँ पे जो जीवों के बीच अंतरक्रिया होगा वो काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे जैव मंडल भी पाया जा रहा है, वायुमंडल भी पाया जा रहा है, स्थल मंडल भी पाया जा रहा है, तो यहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाएंगे, जब पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे, जहाँ पे पादपों का एक तरह से कह सकते हैं कि हम सघनता होगा,
है ना, जहाँ पे पादपों का यानी पेड़ पौधा ज़्यादा पाए जाएंगे तो ओबियसली ये क्लियर है कि वहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाएंगे, क्योंकि पादप जो है ना वो उत्पादक है। उत्पादक कहने का मतलब हम लोग पूरा जितना जीव जंतु है उस उत्पादक पर ही डिपेंड है कि नहीं। उस जीव जंतु हैं जो डायरेक्ट पेड़ पौधा को खा रहा है, पादपों को खा रहा है, उसके बाद जो मांसाहारी हैं उन जीवों को खा रहा है ना। तो एक कहने का मतलब एक टर्म ये आपको समझना है यहाँ पे कि जहाँ पे जैव मंडल होगा वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होगा, है ना, वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र बेहतर स्थिति में पाया जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये परिभाषा जैसे आप याद रखें तो इससे उतना चीज़ें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में स्पष्ट नहीं होता है कि नहीं, लेकिन बोलने के लिए किसी को समझाने के लिए जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कि जीव मंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं। अब इसका मतलब आपको ज़्यादा माइंड विजुअलाइज नहीं होगा ज़्यादा। चलिए हम इसको डिटेल करने के लिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस परिभाषा को। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर तरीके से समझिए कि वो है क्या, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैव मंडल की एक संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक यानी फंक्शन, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट के रूप में इसके घटकों के मध्य होने वाली अंतर क्रिया द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण और रूपांतरण कर जीवन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण किया जाता है। अब देखिए आपको थोड़ा सा माइंड में लगा होगा कि ये तो और लंबा है, इसको समझना तो और कठिन है, लेकिन समझिए, धीरे धीरे बात को समझिए। जैसे हम कह रहे हैं जैव मंडल की संरचनात्मक, जैसे इसको हम उदाहरण से भी समझते जाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, ये मान लिया जाए कि जैव मंडल का संरचनात्मक स्थिति है। संरचनात्मक स्थिति का मतलब ये मान लिया कि एक तालाब है कि नहीं। तालाब में जल है, किनारे किनारे जो है अब पेड़ पौधे हैं, ये सब इस तरफ पेड़ पौधे हैं, यहाँ जलीय जीव है। अब सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ लग रहा है, ये मान लिया आपका शैवाल है ना। शैवाल है तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होगा, प्लैंक्टन होगा, और छोटी मछली बड़ी मछली, एक तरह से जलीय संरचना जो है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा। वहीं यहाँ पे वन है, पेड़ पौधे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब पेड़ पौधे हैं तो कुछ जीव जंतु भी पाए जाते होंगे, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ें जो है इस पारिस्थितिक तंत्र का एक तरह से कह सकते हैं हम, ये जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक यूनिट है। अच्छा, जो एक फंक्शन यूनिट की बात करें हम, है ना, यहाँ फंक्शन यूनिट की बात करें, प्रकार्यात्मक यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है, यानी फंक्शन कैसे करता है। अब फंक्शन करने का मतलब से देखिए, इसको समझिए सिंपल। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधा को छोटे छोटे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं या घास हैं, उसको जो है रैबिट खाया, यानी कि खरगोश या चूहा कहिए उसको, जो भी घास खाता है वो लोग, तो वो जो है उसको खरगोश खाया। खरगोश को जो है मान लिया जाए कि बाघ खा गया, सपोज दैट, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक फंक्शन काम कर रहा है। इसे कहने का मतलब है कि हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं। हम आगे और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है, उसका हम जो वर्ड यूज किए उसका मतलब क्या हो रहा है। तो मतलब ये हो रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का ही स्ट्रक्चरल यूनिट है, और यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है, यानी कहने का जो फंक्शन जैसे काम कर रहा है, वो हो गया फंक्शन यूनिट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे समझते हैं घटकों के मध्य। अभी ये जो है इसके जो घटक हो गए, है ना, इसके घटक कहने का मतलब है कि आपको जैविक घटक, अजैविक घटक, ये भी इसका पारिस्थितिक तंत्र का ही घटक है। तो ये घटकों के मध्य अंतर क्रिया द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण और रूपांतरण कर जीवन संबंधी, देखिए अंतर क्रिया का मतलब आप समझिए, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हम कह रहे हैं अंतर क्रिया का मतलब, तो अंतर क्रिया में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर करके वो अपना पोषक स्तर तैयार करता है, यानी पोषण स्तर को निर्मित करता है, और उस पोषण स्तर को जो अगले क्रम की जीव होते हैं वो उसको ग्रहण करता है कि नहीं। और उसको ग्रहण करके फिर हम जो है एक अलग पोषण स्तर निर्मित करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि अगर मान लिया जाए कि
शेर है, तो शेर डायरेक्ट घास को नहीं खा सकता है, वो घास उससे नहीं पचेगा, वो उसके पास वैसा एंजाइम नहीं है कि जो घास को पचा सके, है कि नहीं। वो जो है मांस खाएगा, मांस को आसानी से पचा लेगा, समझ रहे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पदार्थों का अंतरक्रिया पहले हो रहा है कि हम रासायनिक क्रिया के द्वारा कह सकते हैं कि पेड़ पौधा जो है रासायनिक क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है कि नहीं, वो अपना एक पोषक स्तर तैयार किया, उसी को हम कहते हैं अंतरक्रिया किया, उसके अंदर एक अंतरक्रिया हुई, है कि नहीं। और उस अंतरक्रिया में क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसे प्रोटोप्लाज्म तैयार किया, है कि नहीं, तो उसके लिए उपयुक्त है। और उसके बाद उसके जो अगले स्तर के जीव हैं वो उसको खाया, है ना। तो यहाँ पे अंतरक्रिया चलता रहता है, निरंतर चल रहा है ना। और उस निरंतर चलने के दौरान क्या हो रहा है कि पदार्थों का हस्तांतरण और रूपांतरण हो रहा है। और जब हस्तांतरण और रूपांतरण हो रहा है तो जीवन संबंधी प्रक्रियाएं क्या हो रही है, अनुकूल स्थिति में आ रही है, यानी उसका निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम इसको, जैसा कि आपको उदाहरण बताए कि इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण हमें इसको शो कर सकते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है कि नहीं, कि यहाँ पे जो है जलीय, स्थलीय और वायुमंडलीय सारे प्रभाव हैं। और ऐसे क्षेत्र में जो है पारिस्थितिक तंत्र काफ़ी बेहतर स्थिति में पाए जाते हैं। अगर हम इसके घटक की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ ले जाते हैं कि इनमें कौन से जो है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं या अजैविक घटक हैं। तो अभी एक हम शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं, यहाँ पे इस तालाब के संदर्भ में यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इस पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं, ऐसे अब जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में जो है वनस्पति, शैवाल, जीवाणु, मछली सब जो है एक जैविक घटक है, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, ये सब जो हैं ये अजैविक घटक हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं या अजैविक घटक हैं। और ये जैविक घटक और अजैविक घटक क्या करते हैं, आपस में अंतरक्रिया करते हैं, है कि नहीं, अंतरक्रिया करते हैं। जब अंतरक्रिया करते हैं तो क्या होता है कि जीवन संबंधी अनुकूलता बनता है। जैसे अंतरक्रिया करने का मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि मान लिया जाए कि बकरी को बाघ खा गया, तो बाघ खाया तो एक अंतरक्रिया किया, और जब अंतरक्रिया किया तभी तो उसके लिए, बाघ के लिए जो है जीवन संबंधी अनुकूलता स्थित हुई, है कि नहीं। बकरी जो है घास खाया या घास खाई तो उसके लिए जो है वो जीवन संबंधी अनुकूलता निर्मित हुआ। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चल रहा है इस प्रकार से। तो उसी को हम कहते हैं एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र। अब हम आगे बात करते हैं, एक छोटा टर्म है ना, कि पादप। जैसे देखिए पादप जो है ये उत्पादक है, इसको ग्रहण कौन करता है, शाकाहारी जीव ग्रहण करता है इसको। शाकाहारी जीव को जो है कौन ग्रहण करता है, या तो मांसाहारी जीव ग्रहण करता है या तो सर्वाहारी जो है ग्रहण करता है शाकाहारी को। अब ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे फिर इसके बाद जो है एक जो मांसाहारी जीव मर जाता है या माने उसका भी तो क्षय होता है ना, पृथ्वी पर ऐसा सब क्या है, हर कोई जो है पृथ्वी पर कुछ भी मतलब सब मरणशील है, हर कोई को मरना है। तो उसके बाद उसके शरीर को अपघटक जो होते हैं, अपघटक में से जीवाणु हो गए, कवक हो गए, तो ये उसके मतलब अपघटित करते हैं उसके जो शरीर बॉडी है उसको, और अपघटित करके क्या करते हैं वो मृदा में उन तत्वों को मिला देते हैं, है ना, अपघटक के द्वारा। अपघटक फिर क्या करता है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल एवं अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। देखिए अब कहने को ये जो अपघटक तैयार हुआ, इस अपघटक का यूज जो है फिर कौन करता है, पादप करता है। तो यानी कहने को एक चक्र चल रहा है, और ये चक्र अगर निरंतर चलते रहता है तो समझिए कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसमें से अगर कोई भी एक चैन को हम खराब कर देंगे, अगर मान लिया जाए कि हम अपघटक को, जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों को हम ख़त्म कर दें, उसका अस्तित्व को समाप्त कर दें, हालांकि मेरे बस की, हमारे बस की बात नहीं है ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र हमारा डैमेज हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि हम अगर जो शाकाहारी जीव है उसी को हम ख़त्म कर दें, यानी कोई भी हम किसी एक जीव, हम आपको कल एक उदाहरण से बताए थे, गिद्ध वाला उदाहरण दे करके, कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी जीव का होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि नहीं,
ये आप उस उदाहरण से समझ गए होंगे। उस स्टडी कैसा नहीं उदाहरण, वो फेक उदाहरण था या वो तथ्यात्मक उदाहरण था जो एक सत्य वाला था, है ना, वो घटना घट चुका है, तो एक स्टडी केस के रूप में उसको माना जाता है ना। तो आपको समझना है, यहाँ पे हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चक्र चल रहा है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का, है कि नहीं, इस पारिस्थितिक तंत्र के चक्र में से किसी एक को भी अगर गायब कर दिया जाए, किसी एक को भी हटा दिया जाए, तो फिर हमारे लिए सर्वाइव करना, जीवन की अनुकूलता को बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं, खतरनाक हो जाएगा। फिर हमारे लिए बहुत संकट की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अभी हम जैसे आपको हम पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण दोनों बता दिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का परिभाषा क्या है। अब हम दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, इससे और चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। इसमें क्या आपको समझना है, जैसे पर्यावरण के बारे में आप पढ़े, उसमें इसके बारे में अगर हम उसको और विस्तार रूप से पर्यावरण को कहें तो क्या है, पृथ्वी पर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का समूह ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब यहाँ पे आगे समझिए कि पर्यावरण के सभी घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं और ये सभी क्रियाएं जिस तंत्र में संचालित होते हैं उसे ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और पर्यावरण क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि नहीं। अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ही, उसके घटक के बारे में और भी उससे संबंधित चीज़ें जो हैं उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।